युद्ध क्षेत्र में जब ये आवाजें आती हैं तो दुश्मन कांप उठता है। कहा जाता है कि गॉड फाइट्स ऑन द साइड विद द बेस्ट आर्टिलरी, और सच कहूं तो ये महज एक कहावत नहीं है, युद्ध का शाश्वत सत्य है। युद्ध के मैदान में जब तोपें गरजती हैं, ऐसा लगता है मानो आसमान खुद धरती पर उतर आया हो, और हर गोला ऐसा जैसे आसमान से गिरी एक चलती हुई बिजली जो दुश्मन को राख में बदलने का दम रखती है। इंडियन आर्मी की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की हर दहाड़ रणभूमि की हवाओं का रुख बदल देती है। ये सिर्फ मात्र शस्त्र नहीं, बल्कि उन जवानों का जुनून है जो इसकी कमान संभालते हैं। उनके लिए हर गोला सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक संदेश है, दुश्मन के अंत का ऐलान। आर्टिलरी रेजिमेंट का युद्ध घोष सर्वत्र इज्जतो इकबाल जब युद्ध क्षेत्र में गूंजता है तो दुश्मन भाग खड़ा होने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, ये है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र, और मैं हूँ इसकी सूत्रधार शैलजा। आज के मेरे खास मेहमान हैं वर्तमान डायरेक्टर जनरल रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार सर, जिन्होंने जीवन के लगभग 4 दशक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की बेहतरी के लिए कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 1827 से अब तक एक स्वर्णिम इतिहास रहा है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का। हाल ही में 28 सितंबर को 198th रेजिंग डे मनाया गया। हमारे श्रोताओं को उसके बारे में बताएं। प्राचीन भारत में आर्टिलरी का उपयोग विभिन्न सेनाओं द्वारा किया जाता था। आधुनिक आर्टिलरी की शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान हुई। सबसे पहले आर्टिलरी यूनिट की स्थापना 28 सितंबर 1827 को हुई और इसी दिन को रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी अपना रेजिंग डे के रूप में मनाता है। सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इस दौर में भी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की भूमिका काफी अहम रही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय गनर्स ने विभिन्न लड़ाइयों में हिस्सा लिया, जिसमें ईस्ट अफ्रीका, गैलीपोली, मेसोपोटामिया और पैलेस्टीन के युद्ध क्षेत्र शामिल हैं। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीय गनर्स ने नॉर्थ अफ्रीका, इटली, मलाया और बर्मा की लड़ाइयां लड़ी और अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से दुश्मन को बर्बाद किया। अपने शानदार प्रदर्शन के लिए गनर्स को 465 जंगी इनाम प्रदान किए गए। यहाँ पर हवलदार उमराव सिंह का उल्लेख करना जरूरी है, जिन्होंने बर्मा की लड़ाई में जापानियों के लगातार हमलों को नाकाम किया और उन्हें इस अदम्य साहस के लिए हाईएस्ट ब्रिटिश मिलिट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। सर, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की करगिल वॉर के दौरान भी काफी अहम भूमिका रही, उसके बारे में बताएं। और यहाँ मैं अपने लिसनर्स को एक बात बताना चाहूंगी कि करगिल वॉर के दौरान इस रेजिमेंट को 9 ऑनर टाइटल्स से नवाजा गया, जिसमें बहादुर गनर्स को 4 वीर चक्र, 3 युद्ध सेवा मेडल और 34 सेवा मेडल प्रदान किए गए। हर लड़ाई में इंडियन आर्टिलरी ने निर्णायक भूमिका निभाई है। 1999 में हुआ कारगिल युद्ध इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें गनर्स की प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी ने हमारे असॉल्टिंग ट्रूप्स को एक्यूरेट फायर पार दिया, जिसकी वजह से हमारी फौज के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ और जीत हासिल हुई। जी, साथ ही सभी गनर्स के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से अब तक 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स हुए हैं और उनकी विजनरी थिंकिंग और लीडरशिप क्वालिटीज़ एक अहम प्रेरणा स्रोत रही है। सर, इसी के साथ ही रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की एक मॉडर्न फाइटिंग फोर्स बनने की भी एक अहम जर्नी रही है। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी बदलते समय के साथ लगातार बदल रही है और मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिक गन सिस्टम्स इंडक्ट हो रहे हैं और निकट भविष्य में इंडक्शन और तेजी से होगा। रॉकेट्स और मिसाइल्स की रेंज और लिथैलिटी को बढ़ने का काम चल रहा है। ज़्यादा रेंज, एक्यूरेसी और लिथैलिटी वाले मॉडर्न म्यूनिशंस को भी इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है। नवीनतम तकनीकी उपकरण जैसे कि रनवे इंडिपेंडेंट RPAS, लॉइटर म्यूनिशन, स्वॉन ड्रोन्स को भी अपनी यूनिट्स में हम शामिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि ये रेजिमेंट बैटल विनर आर्म रही है और समय के साथ ही ये और भी सशक्त, सुदृढ़, मारक और दुश्मनों के लिए विध्वंसक बनकर उभरी है। फ्यूचर में बढ़ते दम के साथ ये रेजिमेंट दुश्मन को पूरी तरह तबाह करने की काबिलियत रखती है
और फ्यूचर में आने वाली किसी भी विषम परिस्थिति के लिए तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी फ्यूचर में अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उसमें एक निर्णायक भूमिका अदा करेगी। वी कैन डेफिनेटली से दैट गनर्स आर द गेम चेंजर्स। सर, इसी के साथ ही रशिया यूक्रेन की लड़ाई अभी भी जारी है। इस कॉन्फ्लिक्ट से रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेसन्स आप लेना चाहते हैं? जहां तक रशिया यूक्रेन वॉर का सवाल है, ये युद्ध अब तीसरे साल में है। इस वॉर ने आर्टिलरी को बैटल फिनिंग फैक्टर के रूप में पुनः स्थापित किया है और मैक्सिमम कैजुअलिटी आर्टी फायर से ही हो रही हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ सभी प्रकार के गन सिस्टम, रॉकेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। लॉयटर म्यूनिशन और स्वॉन ड्रोन से प्रिसिजन स्ट्राइक कर एक दूसरे का हौसला और लड़ाई की इच्छा को भी तोड़ने की कोशिश की है। जी, आप रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के नेतृत्वकर्ता होने के नाते इसे कैसे देखते हैं और हम क्या कुछ सीख सकते हैं इससे? इस युद्ध से हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि युद्ध में जीत सुनिश्चित करने के लिए फायर पावर का होना अति आवश्यक है। इस वॉर में अपनी लॉन्ग रेंज और लिथैलिटी की वजह से रॉकेट्स और मिसाइल्स की प्रभाविकता पूर्ण रूप से स्थापित हुई है। दोनों देशों ने ट्यूब आर्टिलरी का भी भरपूर उपयोग किया है। रॉकेट्स, मिसाइल और ट्यूब आर्टिलरी के अपने अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी है कि तीनों का बैलेंस सही मात्रा में हो। हमारे लिए ये भी आवश्यक है कि हम अपनी इन्वेंट्री में ज़्यादा प्रिसिशन गाइडेड और टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशंस को शामिल करें, जिससे कि हम दुश्मन को कम से कम एम्यूनिशन से बर्बाद कर सकें। इस लड़ाई ने यह भी दिखाया है कि बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी ने टारगेट को एक्वायर और एंगेज करने के समय को बहुत कम कर दिया है। इसलिए यह ज़रूरी है कि एक सुदृढ़ सेंसर शूटर लिंकेज बनाया जाए ताकि इफेक्टिव किल चेन्स स्थापित हो सकें। जी सर, रशिया और यूक्रेन की ही बात करें तो हमने देखा कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लीथल वेपन्स और वेपन सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? हमें क्या सीखना चाहिए इससे? किस क्षेत्र में हमें और काम करना होगा? इस लड़ाई में दोनों देशों ने नवीनतम तकनीकी उपकरण जैसे लॉयटर म्यूनिशन, स्वॉन ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स, जैमिंग और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी और स्टारलिंक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया है। भविष्य की लड़ाइयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स का भरपूर इस्तेमाल देखने को मिलेगा। इसलिए हमें भी नवीनतम तकनीकी उपकरणों को शामिल कर अपने इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस स्ट्रक्चर को अधिक मजबूत बनाना होगा। हमें अपने फोर्स प्रिजर्वेशन मेजर्स के ऊपर भी फोकस करना है और ज़्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड और माउंटेड गन सिस्टम्स जिसमें कि शूट एंड स्कूट की काबिलियत है, उन्हें इंडक्ट करना होगा। जी, आपने काफ़ी विस्तार से और काफ़ी आसान भाषा में ये समझाया। मैं एक बार फिर मॉडर्नाइजेशन के मुद्दे पर वापस आऊँगी, क्योंकि जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आगे का प्लान हमारा क्या होगा। सर, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में मॉडर्न वेपन सिस्टम्स शामिल किए गए हैं, उनके बारे में बताएं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के पथ पर अग्रसर है। भविष्य में 155 mm कैलिबर हमारे गन सिस्टम्स का स्टैंडर्ड कैलिबर होगा कि हमारी इन्वेंट्री में टोड आर्टिलरी, माउंटेड और सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स का बैलेंस रहे। विगत समय में हमने 155 mm गन्स और हाविट्जर्स खरीदने की कई कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। 155 mm अल्ट्रा लाइट हाविट्जर, K9 वज्रा, धनुष और शारंग गन सिस्टम इसमें शामिल हो चुके हैं। वर्तमान की बात करें तो भविष्य पर भी नजर जाना और खुद को और भी स्ट्रांग बनाना इस रेजिमेंट की प्रायोरिटी है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इन फ्यूचर कौन सी गन्स, मिसाइल्स या वेपन सिस्टम्स इन्वेंट्री में शामिल होंगे? प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? आने वाले समय में K9 वज्रा, धनुष, शारंग की और भी रेजिमेंट्स खड़ी होंगी। 155 mm एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम एक 100% ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जिसे
ARD ने डिज़ाइन किया है और 2 प्रोडक्शन पार्टनर्स के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। इसके ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और शीघ्र ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। उसी प्रकार माउंटेड गन सिस्टम और टोड गन सिस्टम का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस टाइमलाइंस के मुताबिक चल रहा है। जहां तक रॉकेट और मिसाइल्स का सवाल है, पिनाका वेपन सिस्टम भारत के आत्मनिर्भरता अभियान की सफलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पिनाका रॉकेट्स की रेंज को और बढ़ाने पर DRDO द्वारा काम किया जा रहा है। उसी प्रकार मिसाइल्स की रेंज और मारक क्षमता बढ़ाने का काम भी चल रहा है। हम नए तकनीकी उपकरण जैसे कि रनवे इंडिपेंडेंट RPS, लॉइटर म्यूनिशंस, स्वॉन ड्रोन आदि को भी इन्वेंट्री में शामिल करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ेगी। पूर्णतया स्वदेशी एम्यूनिशन और फ्यूजेस को भी डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। जी, भविष्य के फौजियों के बारे में भी बात करते हैं। सर, सशस्त्र बलों में अग्निवीर इंडक्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी इन्हें कैसे ट्रेनिंग दे रही है? ट्रेनिंग के साथ ही ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताइए प्लीज। अग्निवीर की ट्रेनिंग 2 भागों में की जा रही है। सबसे पहले हम उन्हें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें फोकस होता है फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल और फायरिंग। उसके बाद एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ट्रेड ट्रेनिंग पर फोकस दिया जाता है। दोनों आर्टिलरी सेंटर्स में ट्रेनिंग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए मॉडर्नाइजेशन और ऑटोमेशन पर जोर दिया जा रहा है। हमने अपने ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत परिवर्तन और बढ़ोतरी की है। स्टेट ऑफ द आर्ट फिजिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं। साथ ही क्लासरूम्स में ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग एड्स भी शामिल किए गए हैं। हमने अपने ट्रेनिंग करिकुलम में टेक्नोलॉजी को बड़े रूप से शामिल किया है। ड्राइविंग सिमुलेटर्स, वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, रेडियो टेलीफोनी सिमुलेटर्स के द्वारा ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट किया गया है। और सर, फायरिंग ट्रेनिंग के लिए गनर्स को कैसे तैयार किया जा रहा है? फायरिंग के लिए नई बेफल रेंजेस, ड्रिल नर्सरीज, स्क्वाड पोस्ट विद ओवरहेड शेड्स बनाए गए हैं, ताकि बरसात के मौसम में भी ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली चलती रहे। हम दोनों सेंटर्स में स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि अग्निवीर्स की ट्रेनिंग को मॉनिटर कर सकें तथा ज़रूरत पड़ने पर मिड कोर्स करेक्शन भी कर सकें। ट्रेनिंग साइकिल के अंत में सारे अग्निवीर्स को फील्ड फायरिंग रेंजेस में लाइव फायरिंग कर अग्निवीर का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। अग्निवीर के बारे में यूनिट्स से हमें बहुत ही एनकरेजिंग फीडबैक मिला है और वे अपना दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जी बिल्कुल। विकसित भारत बनाने की दिशा में सरकार का पूरा ध्यान नारी शक्ति की ओर भी है। सर, में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी किस तरीके से नारी शक्ति के योगदान को सुनिश्चित कर रही है? जहाँ तक नारी शक्ति का विषय है, 29 अप्रैल 2023 एक महत्वपूर्ण दिन था, जब 5 विमेन ऑफिसर्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से पास आउट होकर पहली बार रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हुई। अब तक कुल 19 विमेन ऑफिसर्स रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हो चुकी हैं। इन विमेन ऑफिसर्स को अलग अलग इक्विपमेंट वाली यूनिट्स, जो कि फील्ड और पीस दोनों जगह पर स्थित हैं, पोस्ट किया गया है। हमें अपने विमेन ऑफिसर्स की काबिलियत पर पूरा विश्वास है और भरोसा है कि वे अपने सर्विस करियर में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी। जी, इस वर्ष जैसा कि मैंने पहले भी अपने लिसनर्स को बताया कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने 28 सितंबर को 198th रेजिंग डे मनाया। युद्ध क्षेत्र पर वर्चस्व चाहिए तो सशक्त रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी होना जरूरी है, जो हमारी मिलिट्री पावर को दर्शाती है। किस विजन के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे? आर्टिलरी युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से डोमिनेट करने की क्षमता रखता है। नवीनतम गन्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स ने हमें लंबी रेंज और लेथैलिटी दी है, जिससे कि आर्टिलरी की क्षमता और भी बढ़ गई है। हमारा विजन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को ट्रांसफॉर्म कर एक ऐसे आर्म में तब्दील करना है जो कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, निश टेक्नोलॉजी
और कटिंग एज सॉल्यूशंस का पूर्ण समावेश कर युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह से निर्णायक फायर पावर डिलीवरी कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए हम एनालॉग से डिजिटल, मैनुअल से ऑटोमेटिक और कन्वेंशनल से स्मार्ट में तेजी से तब्दील हो रहे हैं। हमारे कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान्स सही दिशा की ओर अग्रसर है और वे सही समय सीमा से आगे बढ़ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्रू इंडिजिनाइजेशन हमारा सिद्धांत है। आत्मनिर्भरता के अंतर्गत कैपेबिलिटी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स 100% इंडिजिनस एफर्ट्स लगातार प्राप्त किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये एफर्ट्स न केवल गन्स और रॉकेट्स के लिए किए जा रहे हैं, अपितु सामान्य रूप से एम्यूनिशन, इक्विपमेंट और गाड़ियों के लिए भी किए जा रहे हैं। इस दिशा में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ने हमारे ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक इफ़ेक्टिव इकोसिस्टम सेट किया है। हमारा निरंतर फोकस रहेगा कि हम अपनी ऑपरेशनल तैयारी को और मजबूत बनाएं और कंबाइंड आर्म्स एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए इंटीग्रेशन करें। हम अपनी टेक्निकल, टैक्टिकल और एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफीज़ में भी समय अनुसार ज़रूरी परिवर्तन करते रहेंगे ताकि भविष्य में चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर उन पर जीत हासिल कर सकें। जी सर, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, एक आखिरी सवाल आपसे कि करीब 4 दशकों की एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी इंडियन आर्मी में, जिसे आप अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या अनुभूति होती है? मैंने 38 साल से ज़्यादा भारतीय सेना में सर्व किया है और अभी तक का सफ़र एक बहुत ही सेटिस्फाइंग और एनरिचिंग रहा है। मैं 11 साल की उम्र में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में ज्वाइन किया था और उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग प्राप्त की थी। 1986 में मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हुआ था। मुझे इंडियन आर्मी के अलग अलग टेरेन और सिचुएशंस में ऑपरेट करने का मौका दिया गया है, जिससे कि मुझे बहुत ही सीखने को मिला है और मैं एक बेहतर नागरिक बना हूँ। भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है और इसमें किसी को भी सर्व करना एक गौरव की बात है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का नेतृत्व कर रहा हूँ और मेरा ये संकल्प है कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को और भी मजबूत, मॉडर्न और डिसाइसिव फोर्स बनाया जाए जो कि हर चुनौती का डटकर मुकाबला कर सके। जी, आपके इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस से और रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का नेतृत्व करते हुए आपके विजन से आई एम श्योर देश के युवा काफ़ी प्रभावित होंगे और आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने के लिए भी प्रेरित होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, गनर्स डे के मौके पर आज हमने आपको 198 वर्षों की इस रेजिमेंट की लेगेसी, ग्लोरी, हिस्ट्री से लेकर वर्तमान में किए जा रहे एफर्ट्स, अपग्रेडेशंस और ट्रेनिंग के साथ ही भविष्य की संभावनाओं और विजन के बारे में बताया। आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।